वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं उत्तराखंड से बहुत ही लोकप्रिय राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी, जिनका करीबन 50 वर्षों का राजनीतिक और संघ के साथ संबंध है, इतिहास है। और ये बचपन से ही, यानी कहते हैं ना कि आस्था और विश्वास ये एक अंदर की चीज़ है, इसमें बैकग्राउंड काम नहीं करता। यानी आप आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं, आप कुछ कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आप निचले पायदान पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका सनातन धर्म की परंपराओं में, आपके परिवार में इस तरह का वातावरण है, तो फिर जो बाद में निकलता है वो नरेश बंसल जैसा व्यक्तित्व होता है। तो आज उनसे उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि कैसे इतनी कम उम्र में, यानी जो मुझे जानकारी है और जैसा प्रचलित है कि वो बचपन से ही 6-7 बरस के थे, तब से ही वो संघ की शाखा में जाने लगे। तो ऐसा क्या हुआ? बंसल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंसल जी, हमारे दर्शकों को जिज्ञासा है कि संघ में क्या कशिश है कि आप बचपन से ही उसकी तरफ आकर्षित हुए और आपने इतनी लंबी यात्रा की। देखिए, जब मैं पहली बार 7-8 वर्ष का था, संघ की शाखा में गया तो मैं किसी कशिश में नहीं गया था जी। मैं तो एक बालक था, खेलने कूदने के लिए गया था बच्चों के साथ। मेरे मोहल्ले के और बच्चे भी जाते थे जी। तो मैं उनके साथ गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिनसे मेरा संपर्क आया, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे गढ़ा जी, जिस प्रकार से मेरा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हुआ वहाँ जा कर के, उसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। क्या जो लोग संघ में एक बार चले जाते हैं, उनका संघ से कभी मोह भंग नहीं होता? वो हमेशा बने रहते हैं उसमें? देखिए, कहा भी गया है संघ वन वे है। अच्छा। जिस प्रकार से परिवार में आदमी जन्म ले लेता है जी। तो फिर वो अपनी मृत्यु तक उस परिवार का मेंबर रहता है। ऐसे संघ की शाखा में एक बार चला गया व्यक्ति तो वो आजीवन स्वयंसेवक है। ये उसके ऊपर है कि वो कितना उसको जीवन में ढालता है, कितना करता है। लेकिन कोई एंट्री फॉर्म और रिजाइन फॉर्म वहाँ नहीं है। यानी वो इस तरह से आपके अंदर परंपराओं को, संस्कारों को ऐसे बुनते हैं कि आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। नहीं, मुक्त होने की आवश्यकता नहीं होती, रस आता है उसमें। अच्छा। मुक्त होने की इच्छा नहीं होती। जी। जिस प्रकार से खेल खेलते हैं, खेलों में ही राष्ट्रभक्ति की भावना होती है, तो उसी में से निकलता है नेशन फर्स्ट। आज बाकी जगह क्या है, नेशन फर्स्ट नहीं है, लेकिन वो जो संघ स्थान की मिट्टी में खेलते कूदते हैं, कबड्डी पर एक दूसरे के, कितने भी बड़े परिवार का है उसके छाती पर जब घुटना रखता है छोटे वाले परिवार का, तो एक समरसता निर्माण होती है, एक साहस निर्माण होता है। नेशन फर्स्ट ये भावना आती है जब हम, मुझे याद है बचपन में खेला करते थे, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, अब जाकर के वो कश्मीर हुआ है। जी। लेकिन खेल में वो भावना थी, उस भावना को लेकर के सारे आंदोलनों में जुड़ने को मन करता था। और भी बहुत सारे मुझे याद है खेल खेलते थे। मैं बंदा वीर बैरागी हूँ। अब बंदा वीर बैरागी को हमने देखा नहीं जी, लेकिन उसके साहस को उस खेल में खेलते थे। दो तरफ बच्चे खड़े हो गए, बीच में से निकल रहा है मैं बंदा वीर बैरागी कहते हुए, और उसकी पीठ पर घुसे मार रहे हैं, तो एक साहस निर्माण होता था। तो इस प्रकार के सारे खेलों में से जो राष्ट्रभक्ति की भावना, कर्तव्य की भावना, छोटी छोटी चीज़ें, आज पर्यावरण की समस्या है लेकिन संघ स्थान पर हमने वो भी सीखी है पर्यावरण के प्रति। हमारे यहाँ बच्चों में भी वो संस्कार है। घर से निकलते हैं तो अनावश्यक लाइट नहीं जलती, लाइट बंद करके चलते हैं। पानी अनावश्यक नहीं चलता, सड़क पे भी चलते हैं, कोई नल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये संघ स्थान का संस्कार है कि उसको नल को बंद कर दिया। क्योंकि देश की आवश्यकता की चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं लगती कब अंदर चली जाती है। ये संघ स्थान की मिट्टी का वो है। वो कौन से ओजस्वी गीत हैं जो आज भी आपके मन मस्तिष्क में कौंधते हैं, या कभी कभी आप स्वतः ही गाने लगते हैं? बहुत सारे।
जो सबसे प्रिय हो आप? नहीं, प्रिय तो सारे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हर महीने गीत बदलता था। अच्छा। हर महीने, एक महीने का गीत एक है, हर महीने बदलता था। हम गाते थे, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है, इस धरती पर जन्म लिया है यही पुनीता माता है। क्या इस बात। प्रकार के गीत गाते थे। अपनी धरती, अपना अंबर, अपना हिंदुस्तान, इस प्रकार के बहुत सारे गीत, एक नहीं है। तो वो कौन से आपके जो गुरु लोग थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, मोटिवेट हुए? देखिए, बचपन से हर एक ने काम किया, ये संघ शाखा का संस्कार है। मैं उनको जानता नहीं, आज नहीं भी होंगे, कहीं चले गए होंगे, लेकिन मैं अगर कभी बीमार पड़ गया तो मेरी शाखा का मुख्य शिक्षक मेरे सिरहाने बैठा रहता था, मेरी दवा की चिंता करता था। मेरा उसका कोई रक्त संबंध नहीं है, लेकिन संघ स्थान का संबंध है कि वो ये देखता था कि आज मैं क्यों नहीं आया शाखा, तो मेरे घर आते थे, देखते थे क्या कारण। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती है जो आत्मीय संबंध निर्माण होता है। और विशेष रूप से मैं आज भी उनको याद करता हूँ। लगभग अधिकांश, मैं अगर कहूँ तो इस सारे जीवन में से 40-45 वर्ष जी। डॉक्टर नित्यानंद जी, जो वहाँ ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, उनसे मेरा जो संपर्क आया, उनसे के व्यक्तित्व से जो मैं प्रभावित हुआ, जी। तो मैं आजीवन उनका होकर रह गया। बाद में मुख्यमंत्री बने? नहीं, वो नहीं, हाँ। वो नित्यानंद स्वामी है। अच्छा, ये दूसरे थे? ये दूसरे थे, ये ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे देहरादून में। अच्छा। पहले संघ के प्रचारक रहे, अच्छा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनको बनाया, अच्छा। उनके संपर्क के रहे। अटल जी भी उनके, अटल जी के भी वो संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षक रहे। ओके। इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था, जो अनुशासन में कठोर पर हृदय से कोमल, ऐसे थे। प्रोफेसर थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उनकी चर्चा कर लूँ। वो प्रोफेसर जरूर थे, लेकिन कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं किया। प्रोफेसरी, उस संघ के प्रचारक थे, माँ बाप के इकलौते बेटे थे। जी। बहनें थी उनकी, शादी वगैरह के लिए जब पिताजी उनके रेलवे से रिटायर हुए तो उनको प्रोफेसरी करनी पड़ी, पीएचडी किया उन्होंने। और इमरजेंसी में मीसा में भी रहे तो भी पीएचडी, मीसा में इंटरव्यू लिया पीएचडी कराने वालों का। उनके साथ पीएचडी करना आसान नहीं था जी। क्योंकि वो धरातल पर ले जाकर पीएचडी कराते थे। बहुत लोगों ने की ज्योग्राफी के, उत्तराखंड के तो चप्पे चप्पे से वो परिचित थे। उत्तराखंड के बहुमुखी विकास के लिए, उत्तराखंड पृथक राज्य बने, इसके लिए बीजेपी नेतृत्व को तैयार करना ये उनका ही काम था। और उन्होंने उसमें पुस्तक भी लिखी, उत्तरांचल प्रदेश क्यों, होली हिमालय। अभी परसों 2 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ है देहरादून दून यूनिवर्सिटी में। उनके नाम से डॉक्टर नित्यानंद शोध एवं अध्ययन केंद्र बना है। जी। मैं उसमें था, मुख्यमंत्री जी भी थे। तो बड़ा सुकून मिला कि उस व्यक्ति के नाम से एक हुआ है, जिसमें अम्बेडकर चेयर भी उसमें चलेगी और रिसर्च के काम होंगे। पहली बार उद्घाटन के पहली बार ही वहाँ पर महिलाएं जो साइंटिस्ट हैं 2 दिन की, उनकी वर्कशॉप हुई देश भर की। अच्छा। तो इस प्रकार के उनसे मेरा संपर्क रहा। उनसे चाल, चरित्र, चेहरा, सब चीज़, अनुशासन, अपने ऊपर कैसे पालन करना, समय का पालन। समय के बारे में डीबीएस कॉलेज के प्रोफेसर बालक जानते हैं इस बात को कि उनको देख करके अपनी घड़ी मिलाया करते थे। वो कभी जीवन में 1 मिनट लेट नहीं हुए। जी। और पैदल चलते थे, इतने पंक्चुअल थे? पैदल चलते थे। मोती बाजार में उनका घर था, डीबीएस कॉलेज करणपुर पैदल जाते थे। पंक्चुअलिटी ये थी। और आगे बताऊं तो आपको भी आश्चर्य होगा, वहाँ का जो प्रिंसिपल था माता बख्श, वो संघ विरोधी था। अच्छा। वो उनकी कमी खोजने का प्रयास करता था, लेकिन कभी उनकी क्लास में भी उसकी घुसने की हिम्मत नहीं हुई। और उससे बचने के लिए, उसको पता ना लगे, वो जिम्मेदार होते हुए भी एक दिशा में करणपुर, उधर की शाखा में नहीं जाते थे। वो मेरी शाखा जो इधर लगती थी उस पर नित्य आते थे प्रतिदिन। मैंने एक दिन ऐसे कहा, डॉक्टर साहब आप इधर ही क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने कहा मैं इधर इसलिए आता हूँ कि बरसात में भी मुझे विश्वास है कि
तेरी शाखा लगी मिलेगी। ये उनका विशेष आगे स्नेह है चलकर, आपके ऊपर। हाँ आगे चलकर भी बैंक में मेरी नौकरी, ये भी बड़ा इतिहास है, मेरी एजुकेशन सब। नहीं, आप थोड़ा सा बस बताइए कि जैसे आपका आप कई लोग कहते हैं कि आपका जो बचपन था थोड़ा आर्थिक रूप से संघर्षमय रहा, हाँ पूरा ही। तो वो थोड़ा सा बताइए आपकी मैं- मतलब कहाँ से बिगनिंग हुई, पिताजी क्या थे आप? मैं लोअर मिडिल क्लास का हूँ, मिडिल का भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास का। मेरे पिताजी आड़त बाज़ार में मुनीम थे। हम 6 भाई बहन थे। एक कमरे के किराए के मकान में हम रहते थे, क्योंकि उनकी आय नहीं थी उतनी। और सेठ जी के मुनीम, है सेठ जी के मुनीम। आड़त बाज़ार की दुकान पर। और मुनीम भी इस प्रकार के ना कि वो अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहते थे मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, पहले लोग नहीं कहते थे, इस प्रकार के। पहले तो- लोग नहीं कहते थे। मैं मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं क्लास में था। सबसे बड़ा मैं था, 4 बहनें मुझसे छोटी और एक भाई। भाई भी 3 बहनों के बाद हुआ। तो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए और बाकी सब खर्चों के लिए इतनी समझदारी बचपन से हो गई थी कि पिताजी को कि आय नहीं है तो कुछ करना क्या है। तो मुझे आज भी याद है, स्कूल से आकर के बस्ता रखा और पुरानी, पहले छुट्टियों में शुरू किया, पुरानी जो कापियाँ होती थी वो खरीदी। मुझे याद है उस समय 4-5 आने किलो रद्दी मिलती थी, उनके लिफाफे बनाए। 1 किलो में 250-300 लिफाफे बने, उसको बेचा। तो इस तरह से हम भाई बहन सब वो काम करने लगे। उससे कुछ खर्चा अपना पढ़ाई का सबका निकलता था। फीस हमारी ग्रेजुएशन तक, मेरी फीस लगभग माफ़ रही। पढ़ाई लिखाई में हम सभी ठीक थे, ट्यूशन की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसके लिए भी मैंने और भी सोशल काम जो थे उसमें मैं कहीं अपने कंट्रीब्यूशन में पीछे न रह जाऊं, ये एक स्वाभिमान भी था। मैं संघ का जब प्राथमिक वर्क करने के लिए गया 10 दिन का, जी, तो संघ में कोई मुफ्त में नहीं होता है कुछ भी। अपनी ड्रेस अपने आप बनानी पड़ती है, गणवेश जिसको कहते हैं। वहाँ जाने का किराया अपना देना पड़ता है, जी, शुल्क अपना देना पड़ता है, रहने का 10 दिन का। मुझे याद है उस दिन भी, अब उस समय 15 रुपये शुल्क था 10 दिन का, लेकिन मेरे पास 15 रुपये नहीं थे। पर जाना है ये निश्चय था। तो मैंने 6 महीने पहले से, मैं जब लिफाफे बेच कर आता था, उसमें से 2 आने 4 आने जो मेरे होते थे, वो हमारे एक बहुत, उनका भी मुझे बड़ा वर्धस्त रहा, श्री दयाचंद जैन, उनके पास मैं जमा करता था। 15 रुपये हो जाए जाने के लिए, 15 रुपये मेरा शुल्क हो जाए, मैं रह ना जाऊं। इसलिए 6 महीने से तैयारी की। 6 महीने पहले शुल्क जमा करना शुरू किया। क्या बात। वो शुल्क जमा हुआ, फिर किराया नहीं था। तो मैं अपने एक दोस्त को, उसको भी मैंने तैयार किया जाने के लिए। उसका भाई ट्रक ड्राइवर था, तो हम दोनों उसके ट्रक से मुजफ्फरनगर गए। मतलब ब्रेन तो था आपके पास कि कैसे क्या करूंगा, प्लानिंग थी। और भी बहुत, ट्यूशन भी मैंने आप पढ़ाया। अच्छे प्लानर थे। ट्यूशन भी मैंने पढ़ाया। मतलब इस कमजोरी ने हाँ, आपके अंदर संघर्ष का वो दिया, कभी स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया। जैसे त्योहार है, त्योहार पर त्योहार का खर्चा, त्योहार पे खर्चा ज़्यादा होता है, कैसे निकले। तो मैंने राखी बेची, रक्षाबंधन पर, होली पर पिचकारी और रंग बेचा, दीपावली पर पटाखे बेचे। मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी, लेकिन इसमें संघ के ही कार्यकर्ताओं ने मुझे वो दिया। जो हमारे संघ के कार्यकर्ता थे, उनकी दुकान थी, उनकी दुकान के आगे बात, उनका बेटा लगा लो। वहीं पर फड़ पर 5-7-10 दिन गुलाल भी बेचा, पिचकारी भी बेची, रंग भी बेचा, पटाखे भी बेचे, राखी भी बेची, सब काम किए। ट्यूशन भी किया, सीजनल बिजनेस करते रहे, जो भी ट्यूशन आ भी गया, किया। जो भी आ गया। ट्यूशन भी किया। आपको ध्यान अगर होगा तो, मुझे नहीं मालूम, उस समय एक लॉटरी चलती थी, चलती थी, पत्ते वाली लॉटरी। हाँ, वो इकट्ठी यूं लगा रहता था। लगे रहते थे, जिसमें 4 हाँ, आने 8 दो आने दो निकलते इतने थे। अलग अलग पैसे के होते थे वो भी बेचे, अखबार भी बेचे, जो काम मिल गया सो करते जो मिल गया, मतलब खाली नहीं रहा। आपको कभी ये मन में नहीं आया कि ये नहीं करना है ऐसा? ना ना, बिल्कुल नहीं आया। थर्मामीटर की फैक्ट्री में भी काम किया। हाई स्कूल से ही मैं, यानी ये पर्सनल ये काम तो वैसे करते रहे, लेकिन हाई स्कूल से ही मैं जॉब भी करने लगा।
घर को सपोर्ट करने के लिए घर को और अपनी पढ़ाई के लिए, और उससे लाभ हुआ आपको? लाभ हुआ, मैं सेल्फ वो बना। पढ़ पाया? मैंने एक बार मैं एग्जाम देने गया तो मेरी इरिगेशन में नौकरी लग गई। इरिगेशन की नौकरी का भी आपको, मैंने 74 से लेकर 77 तक मैं इरिगेशन में रहा। इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में सब लोग लंच करने के लिए जाते थे और मैं दरवाज़ा बंद करके वहाँ के टाइपराइटर पर अंडरग्राउंड मूवमेंट का लिटरेचर स्टेंसिल काटता था। वाह, क्या बात। फिर उस समय सर्कुलेट मैं करना अंडरग्राउंड है मूवमेंट में था। और सबको सर्कुलेट करना है। वो होता था, सारे मूवमेंट सब जानते हैं उस समय क्या क्या किया। उस समय किताब छपी, तानाशाही को चुनौती भाग दो, उसमें नाम छपा है मेरा। तो अंडरग्राउंड मूवमेंट में भी रहे। जब फरवरी आ गई, 26 जनवरी 1977 इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, या 76, इलेक्शन नहीं हुए थे तब, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 76 या 77। मैंने वहाँ पर 26 जनवरी पे गणगीत है हमारे लिए, तो वो गाते थे हम, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन सैयाता जो कंटक पथ अपनाता है। इस प्रकार का गीत गाया तो वो हलचल हुई, लोगों को लगा कि आज ये अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। पर फरवरी 77 में जी, मुझे वहाँ से नोटिस मिला कि आपका आरएसएस से संबंध है, क्यों ना आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। क्योंकि संघ के जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व थे, उन्हीं के कहने पर, मेरे पारिवारिक स्थिति के कारण मैं जेल नहीं गया था, बाहर अंडरग्राउंड मूवमेंट में काम कर रहा था। मेरे अन्य साथी गए थे कुछ, तो एक चिंता हुई, लेकिन साहस के साथ उसका सामना किया। तो 77 फरवरी की ये बात है, मार्च में मुझे बैंक का इंटरव्यू आ गया और मेरी बैंक में नौकरी लग गई, यूको बैंक में। यूको बैंक। तो मैंने रिजाइन कर दिया अपने आप ही, बिना उनके नोटिस के, अपने आप ईश्वर ने रास्ता खोल दिया। फिर मेरी पोस्टिंग हुई गदरपुर में। कहाँ हुई? गदरपुर। अच्छा। वहाँ भी मैं संघ के काम में लगा रहा। वहाँ मैंने संघ का काम ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए किश्तों पर साइकिल खरीदी, अच्छा। 20 रुपये महीने की। आज भी वो खेड़ा साइकिल वर्क्स वाले वहाँ हैं जिनसे जानते मैंने, हैं। क्योंकि मैं इकट्ठी नहीं दे सकता था पैसे, उस समय 400 रुपये सैलरी थी कुल बैंक एम्प्लॉय की। और साइकिल कितने की थी? साइकिल 200-250 रुपये की थी, अपना खर्चा भी करना। 300 की होगी, मुझे याद नहीं। 250। मुझे याद है 20 रुपये महीने पर मैंने उनसे साइकिल ली। वो बैंक के कस्टमर थे तो दे दी उन्होंने भी, कोई वो नहीं हुआ। और बाद में मैं वो साइकिल वहाँ शिशु मंदिर में छोड़ आया जब मेरा ट्रांसफ़र इधर हुआ। जरूरत नहीं थी, लेके कैसे आता। लेकिन संघ के काम से मेरा इतना अटैचमेंट रहा तो हमेशा। कौन कौन सी महान विभूतियों के दर्शन करने का आपको लाभ मिला? संघ में मैंने सभी के, परम पूजनीय गुरु जी के मैंने दर्शन किए हैं। अच्छा। 71 और 73 में। और इनके बाद जो सरसंघ चालक बने बाड़ा साहब देवव्रत जी, उनके भी दर्शन किए हैं, सभी के दर्शन किए हैं। उसके बाद सभी के साथ, क्योंकि सब लोग सभी की उस एरिया में बैठक आते रहे। मजदूर क्षेत्र में भी काम किया मैंने, भारतीय मजदूर संघ बैंक की यूनियन में। तो ठेंगड़ी जी से भी मेरा संबंध आया, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से। तो सभी प्रकार के उसमें विशेष रूप से जो मैं उसको अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट कह सकता हूँ, वो है जब 91 में भूकंप आया उत्तरकाशी का। जी। तो डॉक्टर नित्यानंद जी के मार्गदर्शन में एक समिति बनी संघ की ओर से, जी। उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति। मैं उसका संस्थापक महामंत्री बना और 20 वर्ष तक रहा। अच्छा। उस समिति ने वहाँ बड़ा काम किया, सारे संघ परिवार ने किया, मतलब मैं तो केवल एक वन ऑफ द मेंबर था। लेकिन उसमें जो काम किया, उसमें मैंने बैंक से भी 6 महीने छुट्टी लेकर काम किया। अच्छा। उसमें मुझे बैंक ने 2 महीने की लीव विदाउट, मेरी छुट्टियों में से नहीं काटी, 2 महीने की लीव विद सैलरी अपनी ओर से दी बैंक ने, क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे थे। उसमें काम कर रहा। और डॉक्टर नित्यानंद जी के मार्गदर्शन में वो सारा काम हुआ। 400 के लगभग वहाँ मकान बनाए, फिर 55 गांव अडॉप्ट किए। उन गांव में भी जाना हुआ, वहाँ 1 टीचर 1 स्कूल चलाए। अब तो बहुत अच्छा सेंटर मनेरी को बना करके किया था, 4 छात्रावास वहाँ चल रहे हैं। तो वैसे ये चलता रहा आपका। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक लिए? एजुकेशन मेरी M.Com CA अच्छा। M.Com पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इमरजेंसी में छूट गया था तो मैंने बाद में किया। अच्छा।
और बैंक की क्वालिफिकेशन होती है CAIIB, सर्टिफाइड एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। उसके 2 पार्ट होते हैं, मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट किए। उसका प्रमोशन में भी, स्केल में भी फ़र्क पड़ता है सब चीज़ों का। मतलब एजुकेशन वाइज यू आर ए बैंकर। या 24 साल मैंने बैंक में नौकरी की। 14 साल पहले VRS लेकर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। अच्छा, VRS ले लिया आपने? हाँ, 2001 में, नहीं तो मेरा 2015 में होता रिटायरमेंट। अच्छा, आपने कोई परवाह नहीं की कि बहुत हो गया, आप समाज सेवा करते हैं। फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया तो 2002 में मुझे प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी मिली बीजेपी की उत्तराखंड की 2009 तक। 9 से और 12 तक चुनाव तक मैं आवास विकास परिषद का चेयरमैन रहा जी। और 12 से 7 साल फिर 19 तक मैं उत्तराखंड में जनरल सेक्रेटरी रहा बीजेपी का। जी। और 2018 से मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम का 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का वाइस चेयरमैन रहा, कैबिनेट का दर्जा रहा। और 2 नवंबर 2020 से मैं राज्यसभा में हूँ। 19 के लोकसभा चुनाव में मैं प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष रहा। कितने बच्चे हैं ये सारी आपके? यात्रा है। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ऑल सेटल्ड? हाँ, ऑलमोस्ट ऑल सेटल्ड। बेटे और बेटी की एक की शादी होगी, एक की अभी होनी है। मतलब उनको भी राजनीति में रुचि है किसी बेटे को? छोटे बेटे की रुचि है। बड़े बेटे की थोड़ी लिखने पढ़ने में रुचि है। अच्छा, तो क्या वो भी संघ से जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, सब पूरा परिवार संघ में है। संघ में? मुझसे पहले कोई नहीं था, ना संघ में ना राजनीति में। पिताजी और माताजी आपके कब तक रहे? माताजी अभी हैं। अच्छा, ओके, गुड। पिताजी ये 2003 में एक्सपायर हो गए थे। मतलब उन्होंने आपको काम करते हुए और सब, आपकी शादी किस सन में हुई? 82 में। अच्छा, अब 40 साल हो जाएंगे जून में। तो ससुराल से आपको सपोर्ट मिली? नहीं, ससुराल का इसमें कोई भूमिका नहीं थी सपोर्ट की। नहीं, मतलब दमाद ससुराल से ये है, सपोर्ट मिली कि दमाद है, नेता टाइप दमाद है। ससुराल से ये संघ सपोर्ट जैसे- मिली कि पत्नी ने मेरा सहयोग किया। ससुराल की ये सपोर्ट मिली कि उन्होंने आपको रोका नहीं रोका नहीं और सहयोग किया। कि देर से क्यों आए और जल्दी क्यों नहीं, जा रहे सहयोग हैं? किया। उसके योगदान के बिना मैं नहीं कर सकता था। मैं महामंत्री संगठन था। मेरी स्थिति ये नहीं थी कि मैं घर में नौकर रख सकूं। मेरे घर में 50-50 लोग आते थे। उनको चाय पिलाना, उनके को झूठे कप धोना, ये सब उसने किया। 10-10, 15-15 लोगों के लिए भोजन बनाया। उसके सहयोग के बिना नहीं मैं कर सकता था ये काम। क्या नाम है उनका? क्षमा। आपके सब और कभी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई उसको करते हुए। इस लंबी यात्रा में ऐसा आपके मन में निराशा, डिस्करेजमेंट कब आया कि मैं इन सब छोड़ के चुपचाप नौकरी करता रहूं कोई अच्छी? नौकरी छोड़ने के बाद कभी नहीं आया। वैसे तो जीवन में कभी मेरे परेशानियाँ आती हैं बहुत तरह की। घर में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया और हो गया, लेकिन निराशा को मैंने जीवन में कभी स्थान नहीं दिया, संघर्ष को दिया। कभी होता है ऐसे आदमी के कि यार क्या है, अभी भी इतनी दिक्कतें हैं, ऐसा कभी आता है ना मन में? आता? मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपको मालूम था कि हम यहाँ से चलें तो हमें थोड़ा सा सहना ही होगा और काम करते हुए ही आगे बढ़ना होगा? नहीं, मैंने एक ही बात मानी है, इसलिए मुझे निराशा कभी नहीं होती। मैं औरों को भी बताता हूँ उस मंत्र को, उसको मैंने अपने जीवन में उतारा है। जी। काम करते करते जो मिल जाए, क्योंकि निराशा कब आती है? जब आदमी अपेक्षा करता है नहीं होती। जी। तो मैंने मंत्र अपना बनाया है, काम करते करते जो मिल जाए वो अच्छा है, जो ना मिले वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। वाह। तो मेरे जीवन में कभी निराशा नहीं। लेकिन आज जहाँ आप हैं वहाँ खड़े होके पीछे आप देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि सब कैसे, मतलब आपको लगता है कि भाई ये डेस्टिन्ड था, ऐसा ही होना था, या इसमें माता पिता का आशीर्वाद और गुरुओं की कड़ी भूमिका है? नहीं, निश्चित रूप से भगवान का, माता पिता का, पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिनके संपर्क में मैं रहा जी। उनका सबका योगदान है, जो भी मेरे संपर्क में आए। बाकी तो ईश्वर का ही है जो कुछ है। जी। बाकी सहयोगियों की बड़ी भूमिका है जी। सबकी, जो भी मेरे आपके संपर्क कौन से में परम मित्र कौन से जिन्होंने आपको कभी हिलने डुलने नहीं दिया, हमेशा सीधे रखा? मेरे सब परम मित्र, कोई दुश्मन नहीं है। मैंने कभी किसी को दुश्मन माना ही नहीं। अच्छा, आज आप एक अथॉरिटी पे आ गए हैं। वैसे तो पहले भी आप संगठन में रहे, कार्यकारी मंत्री रहे और संगठन ही आपका प्रमुख रहा और RSS माने ही संगठन है। तो आज आप एक
बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब आप अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं कि आपको क्या करना है? मैं एक ही भूमिका देखता हूँ कि अपने माध्यम से देश की, समाज की जो सेवा हो सके, जितना जीवन है जी वो उसमें लगे। जी उत्तराखंड का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जी तो हम सब ने संकल्प किया है, पूरी पार्टी के नेतृत्व ने किया है कि उत्तराखंड नया राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है जी और 2025 में, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी 2025 में उत्तराखंड 25 वर्ष का युवा प्रदेश होगा। उस समय वो देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो, उसके लिए हम जो भी योगदान कर सकते हैं हम वो अथक परिश्रम करके करेंगे। जैसे कि ये युवा राज्य है तो सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, अभी तक किसी खास दिशा में अचीवमेंट कोई दिखाई नहीं देता। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखने की दो दृष्टि होती है। जैसे ये गिलास सामने रखा है मेरे, इसको आप आधा खाली भी कह सकते हैं और आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं। तो बहुत कुछ हुआ है पिछले 5 साल में ही। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री जी आए, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड के प्रति उनका असीम प्रेम है जी और लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं, ऑल वेदर रोड हो गई, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन होगी और विभिन्न प्रकार की, अभी आपने इसमें पेंडेमिक में देखा है किस प्रकार से करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, जहाँ बिजली नहीं है बिजली पहुँचाना, माताओं बहनों को कष्ट को दूर करना, शौचालय देना, उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देना, जनधन के खाते देना। कोई सोच सकता है कभी इस देश में? सबसे पहला काम जिसकी लोग आज चर्चा नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी को कितना बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट दिया है। अंग्रेजों की परंपरा हम चल रहे थे कि एक ग्रेजुएट करने के बाद आदमी को कहीं अपने सर्टिफिकेट देने हैं तो अटेस्ट कराने पड़ते थे, जी गजटेड अफसर ढूंढना पड़ता था। जी हाँ जी हाँ। आज उसको सक्षम बनाया कि यू कैन अटेस्ट योर सर्टिफिकेट एट योर ओन। कितना बड़ा सम्मान मिला है। जी गरीबी हटाओ का नारा लगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, किंतु गरीब बैंक में खाता नहीं खुल सकता था। बिल्कुल। जीरो बैलेंस से खाते खुले हैं, उनको भी आर्थिक गतिविधि में जोड़ा है और जोड़ने का लाभ हुआ है। 44 करोड़ खाते जुड़े हैं तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का धन बैंकों में आया है, जो किसी के तकिए के नीचे था, किसी की दाल की कनस्तरी में था, आर्थिक गतिविधियों में आया है। आज पेंडेमिक में उनको सीधा पैसा मिला है। जी अभी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ लोगों को 21 करोड़ रुपया दिया है 31 मई को। इस प्रकार से उत्तराखंड में भी जो उत्तराखंड का तीर्थाटन और पर्यटन बढ़े, उसके लिए अनेक हेलीपैड का निर्माण मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके असीम प्रेम से चल रहा है। और अब युवा नेतृत्व जो मिला है पुष्कर सिंह धामी जी का, वो उससे बड़ी अपेक्षाएं हैं और वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। हम सब उनका सहयोग करेंगे। जी थैंक यू। मित्रों, ये हैं राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी। आपने देखा कि कितनी तकलीफ़ें इन्होंने उठाई, लेकिन इन्हें कोई तकलीफ़ लगी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमको संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। और इस संघर्ष की यात्रा में इनका सबसे बड़ा जो महावाक्य है वो यही है कि जो मिला वो बहुत अच्छा है और जो नहीं मिला वो भगवान की इच्छा है। तो इनके अंतःकरण में जो आध्यात्म का वास है और जो कि गंगा किनारे रहने वालों के हृदय में होता ही है, तो उससे ये परिपूर्ण है। वैसे तो ये एनसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि संघ के साथ और आपातकाल में बहुत तरह की इनकी स्मृतियां हैं जो कि एक इंटरव्यू में पूरी नहीं ली जा सकती हैं। इसके लिए हमें इनके कई इंटरव्यू करने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार।